स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं दीपिका कुमारी। आज मैं आप सभी के लिए मुर्दैया पार्ट 2 लेके आई हूँ, जहाँ पे हम लोग द्वितीय उपशीर्षक से शुरू करेंगे, मुर्दैया तथा स्कूली जीवन से। इससे पूर्व मैंने एक क्लास लिया है जिसमें मैंने मुर्दैया क्या है, मुर्दैया से रिलेटेड जितना भी पहला भाग में था वो सारी चीज़ें मैं बता दी हूँ। अब मुर्दैया द्वितीय खंड में आते हैं हम लोग, जिसमें है मुर्दैया तथा स्कूली जीवन। तो आप लोगों को मैंने मुर्दैया का पहला पार्ट बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप लोगों को अगर पहला पार्ट देखना है तो आप लोग जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे पहला पार्ट अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। अब हम लोग देखते हैं मुर्दैया तथा स्कूली जीवन। यानी कि मुर्दैया का अर्थ होता था शमशान घाट, और स्कूली जीवन जो लेखक का स्कूली जीवन है उसके विषय में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो चलिए हम लोग पहले पढ़ लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ मैं, ताकि आप लोगों को और क्लियर दिखे। अब मैं इसे पढ़ाना शुरू करती हूँ। स्कूल ले जाने से पहले पिताजी गांव के अमिका पांडे के पास साइत यानी शुभ दिन का मुहूर्त पूछाने गए। मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में मैंने पात्र परिचय करवाया है, वहाँ पे अमिका पांडे जी का नाम आया है, जो कि साइत देख के शुभ दिन मुहूर्त आदि जो पंडित लोगों का काम होता है वो करते हैं। तो अमिका पांडे का नाम आप लोग याद ज़रूर रखिएगा कि जब उसे स्कूल में नाम लिखवाने जाना था लेखक को, तो उनके पिताजी सबसे पहले अमिका पांडे के पास लेके जाते हैं शुभ दिन। साइत यानी कि शुभ दिन। ये भी आ सकता है आप लोगों से प्रश्न कि साइत का अर्थ क्या होता है। तो साइत का अर्थ होता है शुभ, कहीं से भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे जब साइत यानी शुभ लिखा है तो ये अर्थ है, तो आप लोग इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि साइत शब्द का क्या अर्थ है। तो स्कूल जाने से पहले साइत दिखाने के लिए जाते हैं कौन, लेखक के पिताजी अमिका पांडे के पास, यानी कि शुभ दिन का मुहूर्त पूछवाने के लिए। अमिका पांडे शादी विवाह से लेकर फसल बोने तक तथा काटने तक की साइत बताने के लिए मशहूर थे। तो साइत यानी शुभ, ये चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। उनकी इस विद्या का रहस्य यह था कि उनके पास एक फीट लंबी उसकी आधी चौड़ाई वाली एक पुस्तिका होती थी। तो उनके पास क्या थी, एक फीट लंबी और आधी चौड़ाई वाली पुस्तिका उनके पास थी, जिसे वे पत्रा कहते थे। तो याद रखिएगा, पत्रा उनके पास होता था। पत्रा आप लोगों को पता ही है, जब किसी मुहूर्त को निकाला जाता है तो उससे के पहले हम लोग जो नवघर आदि सारी चीज़ें होते हैं वो पत्रा में रहते हैं, उसे देख के ही हम लोग शुभ मुहूर्त अशुभ मुहूर्त निकाला जाता है। ऐसे वे एक लाल कपड़े में बांधकर बड़े जतन से रखते थे तथा किसी को छूने नहीं देते थे, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी नहीं। इसलिए वह अत्यंत रहस्यमयी बना रहा। वो रहस्यमयी क्यों था, क्योंकि वो किसी को भी छूने के लिए भी नहीं देते थे। गांव के दलितों के बीच यह मान्यता थी कि अमिका पांडे का पत्रा सीधे आसमानी अब देखिए दलितों के बीच में क्या ऐसा बात बना हुआ था पत्रा को लेके, तो क्या था देखिए। दलितों का ये मानना था कि जो उनके पास पत्रा है वो सीधे देवलोक से ब्रह्मा जी ने गिराया है। तो इतना अंधविश्वास था कि वो जो पत्रा को इस तरीके से छुपा के रखते थे अमिका पांडे, तो उससे जो है दलितों के बीच में ये मान्यता आ गई कि ये जो पत्रा है वो आसमानी देवलोक से ब्रह्मा जी ने गिराया है। चंद्र ग्रहण से सूर्य ग्रहण का दिन भी अमिका पांडे ही बताते थे। तो यानी कि गांव में जितना प्रकार का मुहूर्त निकाला जाता था सारी चीज़ें अमिका पांडे जी ही निकालते थे। जाहिर है ये ग्रहण जिनके द्वारा बताए गए दिन को ही लगते थे, यानी कि जिस दिन उन्होंने कह दिया उसी दिन ग्रहण लग गया, जिसे दलित पांडे का एक अजूबा चमत्कार समझते थे। समझ रहे हैं यहाँ पे, यानी कि जो दलित है वो एक अजूबा समझते थे इसे कि अरे बाप रे, इन्होंने इस दिन कहा, इस दिन ही ऐसा हो गया। उन लोग के लिए एक रहस्यमयी चीज़ था, क्योंकि तभी सब अंधविश्वास में थे, अनपढ़ थे, तो अशिक्षित थे, तो उन लोगों को चीज़ें पता नहीं थी। और अमिका पांडे जी जो है वो पढ़े लिखे थे और पत्रा वत्रा देखते थे, तो उनको सब चमत्कारी समझते थे। अमिका पांडे उस पत्रा का कोई भी पन्ना खोलकर आंखें मूंद कर अपनी तर्जनी उंगली उस पर इधर उधर फेरते और किसी एक स्थान पर रुककर उंगली के नीचे अंकित दिन का साइत निर्धारित कर देते। यानी कि वो अपनी उंगली, तर्जनी उंगली जो है उसे इधर उधर घुमाते थे और जहाँ उंगली रुकी उसमें वो उस दिन का शुभ मुहूर्त
निर्धारित कर देते थे। यह सब देखकर दलितों के बीच यह भी अटूट विश्वास था कि अम्बिका पांडे के उसी पत्रे से सारे वेद पुराण छुपे हैं। सोच लीजिए, सारे वेद पुराण कहाँ हैं? तो अम्बिका पांडे के पत्रे में हैं। तो ये सारी चीज़ें भी पॉइंट करने योग्य है, आप लोग इसे भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। इन सारे चमत्कारों की हकीकत यह थी कि उनका वह रहस्यमयी पत्रा एक छपा हुआ पंचांग था जो वाराणसी से हर साल प्रकाशित होता था। अब देखिए, उनका पोल यहाँ खुलता है, तो उनके पास क्या था? पंचांग था, जो कि वाराणसी से प्रकाशित होता था हर साल। तो इस चीज़ को ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि उनके पास जो पत्रा छुपा के वो रखते थे वो क्या था? तो वो था पंचांग। उसके बाद वो कहाँ से प्रकाशित होता था? तो वाराणसी से प्रकाशित होता था। ये सारी चीज़ें पुस्तक में लिखी है, इसीलिए मैं यहाँ पे अंडरलाइन करा दे रही हूँ, और इन सब चीज़ों को आप लोग रख लीजिएगा याद। इसी हिंदू पंचांग से चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा सभी त्यौहार आदि का दिन छपा हुआ रहता था। अम्बिका पांडे ने अपने इसी चमत्कार से मेरे स्कूल जाने का दिन मंगलवार तय किया। तो जो लेखक है उनका स्कूल जाने का दिन कौन सा तय हुआ? तो उनके स्कूल जाने का दिन जो था वो मंगलवार तय हुआ। अब ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि लेखक तथा स्कूली जीवन के विषय में बताया जा रहा है। तो लेखक का स्कूल जाने का जो दिन है वो कौन सा दिन था? तो वो दिन था मंगलवार। आप लोग कहीं भी नोट आउट कर लीजिए कि कौन सा दिन था। तो वो दिन था मंगलवार। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, वो दिन था मंगलवार, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक हो जाता है। हिंदू रीति से आषाढ़ का महीना था। अब ये भी याद रखना है कि हिंदू रीति से कौन सा महीना था? तो आषाढ़ का महीना था। स्कूल जाने का वो पहला दिन मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि पिताजी मुझे अपने कंधों पर बिठाकर स्कूल ले गए थे। उसी पूर्वत शिव मंदिर के पास स्थित स्कूल का नाम था प्राइमरी पाठशाला शेरपुर कुटी। मैंने ये आप लोगों को पिछले भी बताया था, पीछे भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई हुई है। मेरे गांव से 1.5 किलोमीटर दूर इस स्कूल से लगभग 1 फरलांग पहले एक नाला पड़ता है, जिससे बरसात के दिनों में अक्सर बाढ़ आ जाती थी, जिसके कारण छात्रों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मेरे पिताजी बड़े उदार किस्म के व्यक्ति थे, इसलिए वे हर बरसात में जब भी बाढ़ आने पर मुझे स्कूल ले जाते, उस नाले के पास खड़े दर्जनों बच्चों को भी अपने कंधे पर बारी बारी से बैठाकर नाला पार कराते थे। उनके इस चरित्र ने उन्हें उस प्राइमरी पाठशाला में बहुत लोकप्रिय बना दिया था। तो उनका जो स्कूल का नाम है वो क्या है? प्राइमरी पाठशाला शेरपुर कुटी। तो इस चीज़ को भी आप लोगों को याद रखना है। मैं पीछे भी बता चुकी हूँ कि लेखक जिस स्कूल में जाते थे उस स्कूल का नाम है प्राइमरी पाठशाला शेरपुर कुटी। अब हम लोग आगे देखते हैं। मैं पूरा नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ मुख्य रूप से पहला दूसरा पृष्ठ ही बताती हूँ, ताकि अगर कुछ इससे रिलेटेड मिल जाए यहाँ पे जहाँ से पूछा जा सकता है। क्योंकि कोई भी रचना है ना, उसे अगर कोई क्वेश्चन भी सेट कर रहे हैं तो पूरी रचना को वो नहीं पढ़ते हैं। उपशीर्षक है, कोई भी उपशीर्षक है तो उसके 1-2 स्टार्टिंग के पन्नों को पढ़ते हैं, और फिर उनमें से कुछ प्रश्न मिल जाए तो वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं बनाने के लिए। अब जैसे साहित्य शब्द है, ठीक है, अगर उन लोगों का इच्छा हुआ तो वो साहित्य शब्द का अर्थ भी दे सकते हैं कि साहित्य शब्द का क्या अर्थ है। तो इस चीज़ को आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा, और ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, साहित्य का अर्थ है शुभ। और उनके पास कौन सा पंचांग था? जिसे उनके पास जो पंचांग था उसे ही वो लाल कपड़े में रखते थे छिपा के सबसे, ताकि किसी को पता ना चले कि उनके पास पंचांग है। और वो कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो वो वाराणसी से प्रकाशित होती थी। इस चीज़ को आप लोग अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए, प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। अब अध्यापकों में से 3 नाले के इस पार 6-7 किलोमीटर दूर स्थित विभिन्न गाँवों से आते थे। उन्हें भी कभी कभी सीने के बराबर तक पानी भर जाने पर बच्चों की ही तरह अपने कंधों पर बिठाकर नाला पार करते थे। विशेष रूप से शाम के समय बाढ़ आने पर उनके अनेक बच्चे और तीनों अध्यापक नाले के पार इंतजार करते रहते थे, यह सोचकर कि मेरे पिताजी अवश्य आएंगे, और ऐसा ही होता था। यानी कि वो बच्चों को तो पार कराते ही थे लेखक के पिताजी, साथ ही साथ जो वहाँ पे 3 अध्यापक थे उन्हें भी नाले पार वही करवाते थे। बहुत से छात्र स्कूल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर उस नाले पर बने एक पुल से दूर दूर स्थित गांव में चले जाते थे। इस प्रक्रिया में जब मैं पहले दिन स्कूल पहुंचा तब तो नाम लिखते हुए अध्यापक मुंशी राम सूरत। तो याद रखिएगा, अध्यापक कौन थे? अध्यापक थे मुंशी राम सूरत। जब वो नाम लिखवाने गए थे तो उनके अध्यापक थे मुंशी लाल सूरत लाल।
मुंशी राम सूरतलाल ने पिताजी से पूछा, यह कब पैदा हुआ? अध्यापक थे, उन्होंने उनसे उनका डेट पूछा कि वो कब पैदा हुए। जवाब में मिला 4-5 साल पहले बरसात में। अब उन पहले के ज़माने में तो लोग अपने बच्चों के डेट ऑफ बर्थ याद रखते नहीं थे, तो उनकी तरफ से ये जवाब मिला कि 4-5 साल पहले बरसात में पैदा हुआ। अब मुंशी जी ने तुरंत बरसात का मतलब 1 जुलाई लगाया। अगर बरसात है तो जुलाई, मैं पहले भी मतलब पहले वाले क्लास में बताई थी, बरसात है तो जुलाई, ठंड है तो जनवरी, गर्मी है तो मई, इस तरीके से 1 जुलाई 1949 समझा गया। अब इनका जो जन्मदिन है वो जो शिक्षक हैं मुंशी राम सूरतलाल जी, उन्होंने इनका जन्मदिन निर्धारित किया 1 जुलाई 1949। तो आप लोगों से इनका जन्म वर्ष भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर तुलसीराम का जन्म वर्ष क्या है, तो 1 जुलाई 1949। और यही दिन हम हमेशा के लिए मेरे जन्म से जुड़ गया। अब इनका जन्मदिन 1 जुलाई 1949 हो गया। चूँकि उस ज़माने में दलितों के बीच निरक्षरता के चलते बच्चों के जन्म दिन का लेखा जोखा या कुंडली आदि का कोई प्रचलन नहीं था, इसलिए लगभग सभी माँ बाप ऋतुओं से ही अपने बच्चों के जन्मदिन को जोड़ देते थे। यही कारण था कि उस समय के अध्यापक बरसात बताने पर हर का जन्मदिन जुलाई, जाड़ा बताने पर जनवरी, गर्मी बताने पर 1 मार्च लिख देते थे। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है जो मैं आप लोगों को भी बताई कि ठंड हो जाने से जनवरी हो जाता है, और फिर बरसात होने से जुलाई हो जाता है, और गर्मी होने से मार्च लिख देते थे। यही फॉर्मूला भारत के अनेक गांवों में आज भी प्रचलित है। परिणाम स्वरूप नौकरी पोथे वाले अधिकतर दलित इन्हीं तारीखों से रिटायर हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये सारी बातें बताई गई हैं। तो मुख्य रूप से शिक्षकों का नाम आप लोगों को याद रखना है, अध्यापक मुंशी राम सूरतलाल, जिन्होंने इनका जन्म दिवस निर्धारित किया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा। देखिए क्लास थोड़ी लंबी हो तो चलेगा, लेकिन चीज़ों को समझ जाना चाहिए, वही बहुत ज़रूरी है। उस दिन स्कूल खुलने से पहले ही दिन सारे नए बच्चे का नाम लिखे जाने का प्रचलन था। हमारी पहली कक्षा में कुल 43 बच्चे थे। अब इसको ज़रूर याद रखिएगा, कुल कितने बच्चे थे, तो 43 बच्चे थे, जिनमें से 3 लड़कियां थी। पूछा जा सकता है कितनी लड़कियां थी, तो 3 लड़कियां थी। रोल नंबर के हिसाब से कक्षा में टाट पर बैठाया जाता था। पहली पंक्ति रोल नंबर 1 से शुरू होकर 13 तक समाप्त हो जाती थी। शेष 2 पंक्तियों में इसी क्रम में 15-15 बच्चे बैठते थे। मेरा नाम और स्थान पहली कतार में रोल नंबर 5 के साथ लेखक का जो स्थान था वो रोल नंबर 5 के साथ होता था। इन 13 बच्चों में मेरे अलावा चिखुरी, रमझू, बाबूराम, यदुनाथ, मुल्कू, रामकेर, दल सिंगार, जगन, रामनाथ, बिरजू, बाबूलाल तथा मेवा थे। तो इनमें 13 बच्चों में 13 का नाम यहाँ पे है। आप लोग चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता इतना डीप पूछा जाएगा, लेकिन अगर पूछा जाए तो पहले से रेडी हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे 13 बच्चों का नाम है, तो आप लोग इन 13 बच्चों का नाम नोट डाउन कर सकते हैं। शीघ्र ही इस 13 का रहस्य उजागर हो गया। हम सभी दलित थे। अब ये सभी क्या थे? ये सभी दलित थे। मुंशी जी की उपस्थिति में हमें कोई अन्य बच्चा नहीं छूता था। ऐसे ही वातावरण में शुरू हुई मेरी शिक्षा। तो सोचिए, वैसा वातावरण में इनकी शिक्षा शुरू हुई। पहले दिन कक्षा में मुंशी जी ने सिखाया कि जब हाजिरी के लिए नाम पुकारा जाए तो उठकर खड़ा हो जाना है और बोलना है कि उपस्थित मुंशी जी। तो जब हाजिरी हो तो क्या बोलना है? तो उपस्थित मुंशी जी। इसके बाद दूसरा पाठ पढ़ाया गया कि पेशाब लगने पर खड़ा होकर दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली दिखाना है। शुरू में अधिकतर बच्चे उपस्थित शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते थे, जिस पर मुंशी जी अवलंबित गालियों की बौछार कर देते थे। विशेषकर दलित बच्चों को वह चमरकीट कहकर अपना गुस्सा प्रकट करते थे। अब देखिए क्या कह के, ये शब्द भी आप लोगों को याद रखना है कि मुंशी जी जब गुस्सा होते थे तो दलित बच्चों को क्या कहते थे? तो चमरकीट कहकर अपना गुस्सा प्रकट करते थे। वे छोटी गलती पर बच्चों से ही अरहर के बड़े बड़े ठंगल तोड़वा कर मांगते और उसी से उनकी हथेली पर जोर से मारते तथा साथ में गालियां भी देते जाते। इस तरह पहले ही कक्षा में मुंशी जी का आतंक बच्चों पर छा गया।
अब ये आतंक नहीं तो और क्या है। बच्चों को छड़ी से मारना, गालियों की बौछार करना, इस तरीके का व्यवहार बच्चों के साथ पहली ही कक्षा में करना, तो ये आतंक से कम नहीं है। तो बच्चे किससे आतंकित होते थे? तो मुंशी जी से आतंकित होते थे। उस समय प्राइमरी स्कूल में कागज़ पर लिखने का चलन नहीं के बराबर था। सिर्फ कक्षा 5 में कागज़ पर कुछ पढ़ाई लिखाई की जाती थी। बाकी सारी लिखाई पढ़ाई हर छात्र लकड़ी की पट्टी पर करता था। करीब 15 इंच लंबी और 9 इंच चौड़ी पटरी को गांव में लोहार ही वसूले से गढ़कर और रंदा से रगड़कर चिकना बना देता था, किंतु उस पर लिखने लायक बनाने के लिए छात्र रोज पोचारा से रंगकर पटरी को धूप में सुखाते थे, जिसके बाद चूल्हा रगड़कर खूब करते थे। उसके आगे बस मैं उतना दूर तक लाई हूँ। अब उसके आगे मैं आप लोगों को खुद से बता रही हूँ सारांश रूप में, क्योंकि पूरी पुस्तक को पढ़ना संभव नहीं है। मुझे लगता है आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा कि बच्चे फिर उसे सही करते हैं, पोचाड़ा और चूना रगड़ के उसे फिर अच्छे से बनाते हैं, तब उस पर वो लोग लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि आखिर इसमें स्कूली जीवन में कि जो लेखक है उनके पिताजी, उनका जन्म वर्ष उन्हें पता नहीं होता है, तो कौन जन्म वर्ष निर्धारित करते हैं? तो मुंशी जी जन्म वर्ष निर्धारित करते हैं। और फिर उसके बाद आतंकित वो बच्चे पहली ही कक्षा में हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो दलित है, तो उनके साथ अलग ही व्यवहार किया जाता है। बच्चों के साथ साथ शिक्षक भी वैसे ही व्यवहार करते हैं उनके साथ। तो चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं। जल्दी ही ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, लेकिन इतनी लंबी आत्मकथा है कि उसे तुरंत कंप्लीट करना भी संभव नहीं है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ाना चाहती हूँ ताकि आप लोग कभी भी एग्ज़ाम दे, चाहे जून में दे, दिसंबर में दे, जून वाला तो हो गया, चाहे आप लोग री एग्ज़ाम दे या दिसंबर में दे, तो अगर इससे प्रश्न आते हैं तो आप लोगों से छूटे ना। बस मेरा यही प्रयास है और मैं इसी प्रयास में लगी हूँ कि प्रश्न गलत ना हो, क्योंकि मुझे पता है एक प्रश्न गलत होने की अहमियत क्या होती है। अब आगे हम लोग देखते हैं। स्कूल में जाने से पहले पिताजी गांव में अम्बिका पांडे से, ये चीज़ें भी मैंने आपको बताया कि वो मुहूर्त वगैरह पूछते हैं और फिर अम्बिका पांडे जी उनका नाम रखते हैं, किस स्कूल में है, उसी को फिर से सारांश रूप से यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। यहाँ देखिए 43 बच्चे थे जिसमें 3 लड़कियाँ थी, वही चीज़ है। मैं शॉर्ट में लिख दूँ, अगर आप लोगों को वहाँ ना दिखे तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। 43 लड़कियाँ थी और जिनमें से 43 बच्चे थे और जिनमें से 3 लड़कियाँ थी। टाट पर बैठते थे, 5 रोल नंबर के साथ था, बाकी उनके नाम भी यहाँ पे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। और वातावरण वहाँ पे कैसा था, तो अछूतों और छुआछूत का वहाँ पे पूरा था। उसके बाद देखिए, पिताजी मुझे ऐसे अवसरों पर पीटते हुए स्कूल ले जाते, जब ये स्कूल जाना नहीं चाहते थे, मतलब जो तुलसी राम जी हैं वो स्कूल नहीं जाना चाहते, तो उनके पिताजी उस अवसर पे उन्हें पीटे बिना छोड़ते थे और पीटते पीटते स्कूल ले जाते थे। और साथ में यह भी कहते थे, स्कूले ना जाइब तो चिट्ठियाँ के पढ़ी। तो मुख्य उद्देश्य क्या था लेखक को स्कूल भेजने का? तो मुख्य उद्देश्य यही था कि उन्हें इतना पढ़ा दिया जाए कि वो चिट्ठी पढ़ सके। और मुख्य रूप से वहाँ के उनके जो पिताजी हैं उनका ये मानना था कि इसे केवल 5वीं कक्षा तक पढ़ा दिया जाए, जितने में ये पढ़ना लिखना सीख जाए और चिट्ठी पढ़ सके, बस मुख्य उद्देश्य यही था। तो लेखक को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य अगर पूछा जाए तो यही होगा कि चिट्ठी पढ़ाने के उद्देश्य से ही लेखक को स्कूल भेजा गया था, क्योंकि उनके पूर्व कोई भी पुस्त, अभी उनके जन्म से पूर्व एक भी पुस्त ने किसी ने भी शिक्षा हासिल नहीं की। वो पहले और सबसे छोटे अपने घर के सदस्य थे जिन्हें स्कूल भेजा गया सिर्फ और सिर्फ इस उद्देश्य से कि वो चिट्ठियाँ पढ़ सके। किंतु मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता, इसीलिए कक्षा के अन्य बच्चों की अपेक्षा मैं काफ़ी देर से क ख ग घ सीखा, लिखना सीख पाया, वह भी साथ पढ़ने वाले एक छात्र संघटा सिंह की सहायता से। अब किसकी सहायता से उन्होंने क ख ग घ सीखा? तो संघटा सिंह के सहायता से। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा, मैं पात्र परिचय में इसको बताई हूँ, फिर से यहाँ पे बता रही हूँ। संघटा सिंह मेरे गांव के पूरब के करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बारी गांव,
तो संगटा सिंह बारी गांव के एक बड़े क्षत्रिय जमींदार का बेटा था। अब वो किसका बेटा था? क्षत्रिय जमींदार का बेटा था। लेकिन फिर भी वो किसकी सहायता करता है? तुलसीराम जी की, जो कि जाति से दलित थे। और उस वक्त ये था कि छुआछूत का बहुत ज़्यादा ही प्रचलन था। उस वक्त कोई भी दलित वर्ग के व्यक्ति या बच्चे किसी से भी बातचीत व्यवहार कुछ भी करना नहीं चाहते थे। और वहीं पे संगटा सिंह ऐसे थे जिन्होंने अपने इस मंतव्य को छोड़ के जो तुलसीराम जी हैं उन्हें क ख ग घ सिखाया। उनकी उम्र भी मेरे ही बराबर करीब 5-7 की थी। तो लेखक कितने वर्ष के थे जब उन्हें पहली कक्षा में एडमिशन कराया गया था? 5 से 7 वर्ष की थे। किंतु वे बहुत ही समझदार और दयालु स्वभाव के थे। समझदार और दयालु स्वभाव के थे संगटा सिंह। वे बहुत जल्दी लिखना सीख गए। उस पर स्कूल में भी छुआछूत का प्रचलन बहुत ज़्यादा था और सवर्ण प्राय दलित छात्रों से नहीं मिलते जुलते थे। किंतु संगटा सिंह अपवाद में थे। तो संगटा सिंह ऐसा कुछ भी नहीं करते थे, वो अलग थे। वे हमेशा मुझसे घुल मिल कर रहते थे। अभी मैंने आप लोगों को बताया ही कि उस वक्त का माहौल कैसा था और संगटा सिंह का माहौल कैसा था। 1 से 2 कक्षा 2 में जाने के लिए मुंशी जी ने हर बच्चे से 2 रुपये पसकराई मांगी। तो 2 रुपये मांगा गया कौन से कक्षा में जाने के लिए? देख लीजिए, 1 से 2 में जाने के लिए 2 रुपये मांगा गया और उसको क्या कहा गया? पसकराई। तो इस शब्द को भी याद रखिएगा कि पसकराई क्या है? तो रिश्वत है, जो कि मुंशी जी ने मांगे हर बच्चों से अगली कक्षा में जाने के लिए, यानी पास कराने के लिए घूस। तो ये शब्द अर्थ हैं, तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। पसकराई क्या है? तो पास कराने की घूस। यह 2 रुपये मुझे बड़ी मुश्किल से घर से प्राप्त हुआ। यह पसकराई सभी रुपए अध्यापक लेते थे और जो बच्चा नहीं देता था उसे फेल कर दिया जाता था। उस स्कूल में यह प्रचलन था कि हर अध्यापक को एक बैच के छात्रों को कक्षा 1 से 4 तक लगातार पढ़ाना होता था। 4 के बाद फिर वही क्रम कक्षा 1 से शुरू करना पड़ता था। कक्षा 5 में हमेशा हेडमास्टर जी पढ़ाते थे। यहाँ इस 6 को छोड़िए, कक्षा 5 में हमेशा हेडमास्टर जी पढ़ाते थे। ठीक है, तो कक्षा 5 में कौन पढ़ाते थे? तो हेडमास्टर जी पढ़ाते थे। इस तरह हमारे स्कूल में कुल 5 अध्यापक थे। मुंशी राम सूरतलाल के अलावा मुंशी पांडे। तो देखिए कौन कौन शिक्षक थे। पहले शिक्षक मुंशी राम सूरतलाल, जो कि वहाँ के अध्यापक थे। फिर बंसी पांडे थे, फिर हरि सिंह थे, बलराम सिंह और परशुराम सिंह। परशुराम सिंह कौन थे? हेडमास्टर थे। और हेडमास्टर का बहुत बड़ा योगदान है लेखक के जीवन में। मैंने आप लोगों को बताया है और मैं फिर से बताऊंगी। अगर वो यहाँ पे प्रसंग उस प्रकार की आएगी तो मैं आप लोगों को फिर से उस प्रसंग से समझाऊंगी कि आखिर उनका इतना महत्वपूर्ण योगदान क्यों है। एक बार कक्षा 3 में मेरे घर वालों ने 2 रुपये पास कराई देने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप मुंशी जी ने मुझे फेल कर दिया। मतलब हर बार पास होने के लिए पैसे देने होते थे, तो नहीं दे पाया तो मुंशी जी ने उसे फेल कर दिया। यह खबर बाबू साहेब बलराम सिंह को जब मालूम हुई तब उन्होंने मुंशी जी को बहुत डांटा। अब बलराम सिंह कौन है? बलराम सिंह भी वहाँ के शिक्षक हैं। अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया ऊपर, देखिए बलराम सिंह शिक्षक है वहाँ के। ये रहे, बलराम सिंह शिक्षक है। तो जब उन्हें ये बात पता चला तो वो बहुत ज़्यादा ही मुंशी जी को डांटते हैं। अब क्यों डांटते हैं ये भी तो जानना ज़रूरी है। डांटे हैं ये तो समझ आता है। जब मालूम हुई तो उन्होंने मुंशी जी को बहुत डांटा। इसका एकमात्र कारण यह था कि मैं कक्षा 3 में पहुँचते पहुँचते उस स्कूल का सबसे तेज विद्यार्थी बन चुका था। तो सबसे तेज विद्यार्थी कौन थे? तो हमारे लेखक डॉक्टर तुलसीराम जी, विशेष रूप से गणित में। अब गणित में वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ थे, बहुत ही ज़्यादा उनको रुचि भी थी। स्कूल में हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन अनेक खेल कूद में एक खेल गणित दौड़ भी किया जाता था। अब उस स्कूल में कौन सा एक गेम होता था? तो गणित दौड़ भी की जाती थी। गणित दौड़ एक खेल है जो हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को होता था। मैं गणित दौड़ में हमेशा प्रथम स्थान आता था। तो गणित दौड़ में प्रथम स्थान आता था, जिसके कारण स्कूल के सारे अध्यापक मुझसे बहुत प्रसन्न रहते थे। यही कारण था कि मुझे कक्षा 3 में फेल करने पर बाबू साहेब बलराम
सिंह ने डांटने पर मुंशी जी 1 महीना बाद पुनः पास करके कक्षा 4 में ले गए, किंतु हफ्ता 10 दिन में घूम फिरकर मुंशी जी 2 रुपये पास कराई न पाने की शिकायत जरूर दोहराया करते थे। मेरी बुढ़िया दादी के पास उक्त बिस्टोरिया यानी कि विक्टोरिया वाले 37 सिक्के थे। तो सोचिए उनके पास विक्टोरिया के 37 सिक्के थे। तो यहाँ पे उनका आया है कि उनके पास 37 सिक्के थे विक्टोरिया के। वर्षों से पड़े हुए थे। दादी सिर्फ मुझे इनका रहस्य बताती थी। दादी यह भी बताती थी कि यह सब रंगरेजी यानी कि अंग्रेजों के ज़माने की बातें हैं। इन 37 विक्टोरिया को दादी घड़े की आकृति वाली मिट्टी से बनी छोटे से पात्र जिसे भुरकी, अब देखिए भुरकी कहा जाता था में रखती थी। इधर धीरे धीरे दादी तेज बुखार के कारण मरणासन हो गई। घर में लोग विचार करने लगे कि कफन आदि की तैयारी करनी चाहिए। तो वो किस चीज़ में अपने पैसे को रखती थी? भुरकी जिसे कहा जाता था। इधर धीरे धीरे दादी तेज बुखार के कारण मरणासन हो गई। घर में लोग विचार करने लगे कि कफन आदि की तैयारी करनी चाहिए। इस बीच गांव में एक हिंगूरा आया यानी कि हींग बेचने वाला। अब हिंगूरा किसे कहा गया? तो हींग बेचने वाले को कहा गया है हिंगूरा। तो इसको भी याद रखिएगा कि हींग बेचने वाले को यहाँ पे हिंगूरा कहा गया। उस हिंगूरे की विशेषता यह थी कि वह दूर दूर से फैले अनगिनत गांवों में साल भर में सिर्फ एक बार जाता था और आवश्यकता अनुसार किसी को भी हींग देकर उसका नाम पता अत्यंत पुरानी बही में लिख लेता, फिर बिना शुल्क लिए वह वापस लौट जाता। यानी कि हिंगूरा जो हींग बेचते हैं वो लोग साल में एक बार आते थे और हींग देते थे, और अगर उनके पास पैसे नहीं होते थे तो उनके बारे में नाम पता सारा डिटेल लिख के ले जाते थे और फिर अगली बार आते थे तो फिर पैसा लेते थे, फिर बिना शुल्क लिए ही वापस लौट जाते थे। इसके साल भर बाद उसी महीने में किसी दिन उस गांव में पुनः वापस आता और अपने पुराने ग्राहक के घर सामने खड़ा होकर गाते हुए पैसा मांगता। घर वाले अंधविश्वास से ऊपर उठकर उस हिंगूरे की सलाह मान लिए और दादी अस्पताल पहुंच गई। यानी कि दादी को अस्पताल किसके कहने पर पहुंचाया गया? तो हिंगूरे के कहने पे। तो हिंगूरा यहाँ पे मुख्य भूमिका निभा रहा है, क्योंकि उस वक्त अशिक्षा इतनी थी कि लोग पहले ही कफन ये सब सजा रहे थे, तभी हिंगूरा आते हैं और वो उनके वजह से दादी हॉस्पिटल पहुँचती है। ऐसा ही एक जोगी हमारे गांव में साल भर में सिर्फ एक बार आता था। वह भीख लेने से पहले बड़ी सुरीली आवाज़ में गाता था तथा सारंगी बजाते हुए पूरे गांव को चारों तरफ से फेरी लेता, फिर बारी बारी से भीख स्वीकार करता। यानी कि वो गा लेता, पहले पूरा घूम लेता, फिर भीख लेता। यह जोगी भी उसी हिंगूरे की तरह बहुत लोकप्रिय था। तो 2 लोग बहुत लोकप्रिय थे, पहला हिंगूरा और दूसरा ये भिखारी यानी कि जोगी। तो इन दोनों को भी जरूर याद रखें। एक जोगी हमारे गांव में भी रहता था। जाति से नोनिया थे। तो जाति से क्या थे? नोनिया थे। वे गेरुआधारी नहीं थे और ना ही भीख मांगते थे। उन्हें लोग राशन आदि पहुंचा देते थे। वे एक सफ़ेद धोती या लुंगी कमर में लपेट कर दोनों खूंटों पर आर पार इसके गर्दन के ऊपर बांध लेते थे। उन्हें लोग सिर्फ जोगी बाबा के रूप में जानते थे, किंतु उनका असली नाम था रामजीत। तो जोगी बाबा जो गांव में थे उनका असली नाम क्या था? तो उनका असली नाम था रामजीत। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। गांव के लोग अंदाज़ा लगाकर कहते थे कि जोगी बाबा भूत पूजक थे। वहाँ इस गांव में सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जाता था, अंधविश्वास ही फैलाया जाता था। तो ये देखिए, अब जोगी बाबा जो है, जो घूम घूम कर गाते थे, वो क्या गाते थे? तो ये सब गीत है, तो आप लोग इन गीतों को ज़रूर नोट कर लीजिए। मैं बुक से ही डायरेक्टली ला के फ़ोटो ही लगा दी हूँ ताकि आप लोग उसे याद कर लीजिए या फिर लिख लीजिए। जोगी बाबा वे तुरंत गाने लगते थे। क्या है?
जैसन कहत बाड़ा जोगी वैसन बढ़त बाड़ो रोगी। बड़ा शाशतिया सहवा राम, बड़ा शाशतिया सहबा राम। तो ये पंक्ति है, अगर पूछ दिया जाएगा तो फिर कंफ्यूजन होगा, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। इस तरह की भाषा का प्रयोग ही आप लोग देख सकते हैं, पता चल जाएगा। फिर अगली जो है कि इसी तरह किसी मुंह से निकल पड़ा कि आंधी आ रही है, जोगी बाबा गाते हैं। अब मतलब उनको ऐसा था ना जोगी बाबा का, कि जोगी बाबा के समक्ष अगर कोई शब्द आ जाता था या फिर उनके विषय में कोई कुछ कह देता था तो वो उसे एक पंक्ति या कविता के रूप में ही प्रस्तुत कर देते थे। तो वो इस तरीके से गाने लग जाते। जब उन्हें आंधी शब्द सुनाई दिया तो वो गाते हैं, जैसन कहत बाड़ा आंधी, वैसन मारल गैलो गांधी। बड़ा सतसैया रहबा राम, बड़ा सतिया रहबा राम। तो इस चीज़ को भी आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे गांधी के विषय में भी आया है। अगर पूछा भी जा सकता, कोई गारंटी नहीं है। गांधी का नाम आया तो गांधी शब्द से याद कर सकते हैं, रोगी शब्द है तो रोगी शब्द से याद कर सकते हैं। अब किसी की मुंह से दवा शब्द निकला तो दवा शब्द निकला तो कौन सा गाना गाते हैं वो, जैसन कहत बाड़ा दावा, वैसत चलत बाड़ी हवा। बड़ सततिया सहबा राम, बड़ शशतिया सहबा राम। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे ला दी हूँ, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दी हूँ। अब आप लोग इसे कैसे पढ़ते हैं, कैसे इसे समझते हैं, मैं अपना पूर्ण प्रयास कर रही हूँ कि मैं उसे समझा सकूँ। तो बस मैं यहाँ समझाने का ही प्रयास कर रही हूँ। इस जोगी बाबा की तरह एक अन्य शैली वाला व्यक्ति उसी अस्पताल में बरहालगंज बाज़ार में रहता था। उसका नाम था बकिया डोम। तो बकिया डोम भी नाम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि भूमिका में बकिया डोम जोगी बाबा का नाम आया हुआ है। बकिया डोम का परिवार पेशे से बांस के फट्टे चीर कर टोकरी, चंगेरी, डाल, मौनी, कुराई, छिट्टा, दौरी आदि बनाकर बाजार में बेचता था। तो बकिया डोम का क्या व्यवसाय था, तो वो लोग बांस से अनगिनत चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें बनाकर गांव बाज़ार में बेचते थे। बकिया डोम का नाम भूमिका में है, इसीलिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। बकिया डोम सिंघा नामक वाद्य यंत्र बजाते थे। तो बकिया डोम सिंघा नामक वाद्य यंत्र बजाते थे, जो अद्वितीय को ही संस्कृत साहित्य में तूर्णनाद कहते थे। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। सिंघा अधिकतर दलितों के घर खदानों, खास करके बरसात के दिनों में भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाती थी। शुरू में जब तेज बारिश से कट चुकी फसलें खेतों में पानी भर जाता तो उनके अंदर बिल बनाकर रहने वाले 1000 चूहे डूबते हुए पानी की तह पर ऊपर आ जाते थे। गांव के बच्चे तरकुल या खजूर के पत्तों से बनी झाड़ू लेकर उन चूहों पर टूट पड़ते थे तथा उन्हें मार कर ढेर सारा घर लाते थे। सुबग्या हमारी बस्ती में रहने वाली जलंधर नामक बूढ़े दलित की जवान बेटी थी। तो सुबग्या किसकी बेटी थी, तो जलंधर नामक बूढ़े दलित की बेटी थी। अब सुबग्या भी बहुत प्रचलित है इसमें, क्योंकि सुबग्या का ही जो पत्र होता है, उसे चिट्ठी होता है, उसे लेखक पढ़ते हैं। वह बड़ी सुंदर थी। कुछ माह पूर्व उसका गौना बिराम नामक एक ऐसे युवक के साथ हुआ जो कलकत्ता के शियालदह स्टेशन के आसपास घोड़े की तरह खींचने वाला ठेला रिक्शा खींचता था। तो कोलकाता में तो आप लोगों को पता है कैसे इंसान ही को घोड़ा बनाकर पहले जो रिक्शा होता है वो खिंचाया जाता था। तो उसी प्रकार की रिक्शा की यहाँ पे बात की जा रही है। सुबग्या का पति कमाने के लिए कलकत्ता चला जाता है। शुरू होकर अन्य समाचारों के साथ पारंपरिक शब्दों में चिट्ठी पहली पंक्ति थी, श्री शोषती सर्व उपमा जोग खत लिखा विश्राम, यानी कि विश्राम के द्वारा ये खत लिखा गया है। हलदार बाबू की बाड़ी
शाम बाज़ार कलकत्ता से। तो ये अपना पता आदि सारी चीज़ें यहाँ पे लिखता है। शेष चिट्ठी में हालचाल अच्छा बताने के अलावा आवश्यकता की चीज़ों की चाहत के बारे में लिखवा कर बैरान चिट्ठी भेजने तथा आने वाले जेठ महीने में गांव वापस आकर सुबगिया को कलकत्ता ले जाने आदि की बातें लिखी हुई थी। तो ये जो मुख्य बातें थी, जो ऊपर ऊपर से बातें लिखी हुई थी, वो थी। अब उसके आगे क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए मैं पूरी यहाँ पे पंक्ति मतलब पूरे यहाँ पे पैराग्राफ ही ला दी हूँ कि सुबगिया को जब चिट्ठी भेजा जाता है तो पहले तो ये सब हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए उनका नाम देखिए यहाँ पे विश्राम राम है, ठीक है, विश्राम राम है सुबगिया के पति का नाम। अब देखिए उतना तो बता दिए कहाँ से हैं। अब शेष चिट्ठी में हालचाल अच्छा बताने हेतु उसकी आवश्यकता की चीज़ों की चाहत के बारे में लिखवाकर बैरान चिट्ठी भेजते तथा अनेक आने वाले जेठ महीने में गांव वापस आकर सुबगिया को कलकत्ता आदि ले जाने की बातें लिखी हुई थी। किंतु चिट्ठी के अंतिम दो पंक्तियां सुनते ही सुबगिया पर कहर टूट पड़ा। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। मैं बिल्कुल डर गया। उसका रोना सुनकर बूढ़े जलंधर बिटिया बिटिया कहते हुए दौड़ पड़े। वहाँ भीड़ जमा हो गई। ना मैं कुछ बता पा रहा था, ना रोने के अलावा कुछ सुबगिया। कई औरतें मेरे हाथ में चिट्ठी देकर ताना मारने लगी। हाय बड़का पढ़वायत भयल हो, ना जाने का पढ़ी देले हो। वो रोए रोए के बेहाल हो गई। यानी कि वहाँ के भाषा में कहा गया कि बहुत पढ़ा लिखा हो गया, पता नहीं क्या पढ़ दिया है कि इतना रोई जा रही है। मेरे हाथ से चिट्ठी छीनकर जलंधर ब्राह्मणों की टोली की तरफ दौड़े ताकि कोई चिट्ठी को ठीक से पढ़कर सुना दे। वास्तव में हुआ यह था कि नई शादी हुई थी। विश्राम को कलकत्ता में अपने क्षेत्र के किसी अन्य युवक ने एक प्यार मोहब्बत वाली 2 लाइन की शायरी लिखवा कर दी थी, जिसे मैंने भी थोड़ा रुक रुक कर किंतु पढ़ा बिल्कुल सही था। यानी कि वो पढ़े तो बिल्कुल सही थे। ये जो चिट्ठी है वो लेखक ही पढ़ते हैं, क्योंकि सुबगिया का चिट्ठी लेखक द्वारा ही पढ़ा जाता है। तो जो पंक्तियाँ लिखी है उसे पढ़ते लेखक ही, यहाँ पे मैं जूम कर दूंगी अभी क्या पंक्ति है, पढ़ते लेखक है, लेकिन वो उस भाव से नहीं पढ़ पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पंक्ति में क्या लिखा है, आप लोगों को दिख रही होगी पंक्ति। मैं थोड़ा यहाँ पे जूम भी कर दी हूँ। लिखता हूँ खत खून से स्याही ना समझना, मरता हूँ तेरे याद में जिंदा ना समझना। तो ये पंक्ति भी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। लिखता हूँ खत खून से स्याही ना समझना, मरता हूँ तेरी याद में जिंदा ना समझना। अब यहाँ जिंदा ना समझना को सुन के सुबगिया जो रोना शुरू करती है कि मेरे पति तो अब रहे ही नहीं। यही शायरी सुनकर सुबगिया ने समझा कि उसका पति विश्राम अब जिंदा नहीं है। बाद में जलंधर के पीछे पीछे दलित बस्ती की कई औरतें सुबगिया को चुप कराती हुई राम मूरत पड़े के घर गई। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। पांडे ने हंसते हुए सबको समझाया और शायरी में छुपा मर्म रहस्य खोला। तब जाकर मामला शांत हुआ, अन्यथा सुबगिया के साथ कोई अनहोनी अवश्य हो जाती और मैं एक सिद्धस्त अब शगुन के अलावा कुछ न बन पाता। तो यहाँ पे सुबगिया का जो खत है वो कौन पढ़ते हैं, लेखक पढ़ते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है, तो इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि उसके पति ने जो खत लिखा होता है उसमें प्यार भरे, नवविवाहित था तो उसमें प्यार भरे कुछ पंक्तियाँ लिखी और उसे लेखक ने भाव से नहीं पढ़ा, सिर्फ वही पढ़ा उन्होंने सब सही, किंतु उस भाव से नहीं पढ़ा। तो इस तरीके से यहाँ पे है। अब उसके आगे देखिए, अब उसके आगे हम लोग चलते हैं मुर्दैया के संदर्भ में सन 1947 के भादो का महीना मेरे जीवन का एक विशेष यादगार वाला महीना बन गया। अब कौन सा महीना, भादो का महीना 1957। उस समय हिंदू धर्म के अनुसार खरवास यानी बहुत अपशगुन वाला महीना था। इस बीच मेरे पिताजी सुदेशर नामक ब्राह्मण की हरवाही करते थे। उनकी बुढ़िया माँ मर गई। उनके ही पट्टेदार अमिका पांडे ने पत्रा देकर बताया कि अभी 15 दिन तक खरवास है, इसलिए मृत माँ का दाह संस्कार नहीं हो सकता। यदि ऐसा किया गया तो माताजी नरक भोगेगी। उन्होंने सुझाव दिया कि माताजी की लाश को मुर्दैया में एक जगह कब्र खोदकर रख दिया जाए। तो यानी कि खरवास है तो जो मृतक शरीर है
उसका दाह संस्कार नहीं किया जा सकता है, इसीलिए उसे मुर्दहिया जो शमशान घाट है वहाँ पे एक कब्र खोदकर वहाँ पे उन्हें 15 दिनों के लिए रख दिया जाए। 15 दिनों के बाद जला दिया जाएगा। 15 दिन बाद यकायाक उस सड़ी लाश की दुर्गंध से सारा वातावरण डगमगा गया। अब सोचिए, जो मर चुका है 15 दिन में उसका जो बॉडी है वो कितना मिट्टी में मतलब कितना उसके बॉडी में परिवर्तन हो चुका होता, मृत व्यक्ति के कितना गंध, कितना दुर्गंध और कितना वो आधा से ज़्यादा तो गल चुका होगा। वैसे स्थिति में उसे फिर से निकलवाया जाएगा। अब सुदेशर पांडे जी भी मुंह पर गमछा बांधे दूर भाग गए और वहीं से पिताजी से कहते रहे कि वे सोने वाली मुन्नरी को पहले ढूंढकर कफन से निकाले। यानी कि उन्हें किस चीज़ की लालच थी? वो जो सोने का अपने माताजी को उन्होंने दिया है उस चीज़ को वो ढूंढ रहे हैं। यह एक अजीब स्थिति थी। उस दिन मेरे मन में पहली बार यह बात समझ आई थी कि किसी के लिए माँ की लाश की अपेक्षा सोना कितना प्रिय है। तो उन्होंने अपनी माँ के लाश को बाद में देखा, दूर खड़े होके नाक मुंह ढक के, और किसी को डायरेक्शन दे रहे हैं कि पहले सोने का चीज़ निकालिए। वो भी इंसान है जो उस चीज़ को कर रहा है, मजबूरी में कर रहा है। कितना इन्फेक्शन उसको भी हुआ होगा, जो दलित वर्ग के लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरी थी, बहुत ज़्यादा गलत हुआ। लेकिन ठीक है, हम लोग तो सिर्फ पढ़ सकते हैं। जब मैं 15 वर्ष की अवस्था अब देखिए, जब मैं 15 वर्ष की अवस्था में हाई स्कूल पास करने के बाद पढ़ाई छूट जाने के कारण 1964 में भागा, तो उसी मुर्दहिया, अब उन्होंने 1964 में वो भागते हैं क्योंकि उनकी पढ़ाई छूट चुकी होती है, इसलिए वो भागते हैं 1964 में। उसी मुर्दहिया से होकर अंतिम बार गुजरता हूँ। वैसे तो मैं अकेला ही था, किंतु हकीकत तो यही थी कि चल पड़ी थी मेरे साथ मुर्दहिया भी। भले वो अकेले ही जा रहे थे, लेकिन उनका कहना है कि उनके साथ वो मुर्दहिया भी चल पड़ी। जब मुझे ये मालूम हुआ कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण है और उसी का निवारण भी, तो ऐसा लगा कि इस सत्य को ढूंढने से पहले तथागत गौतम बुद्ध कभी न कभी मेरे मुर्दहिया से अवश्य गुजरे होंगे। तो वो किनके विषय में कह रहे हैं? तो गौतम बुद्ध के विषय में। वो खुद को भी गौतम बुद्ध ही समझ रहे हैं क्योंकि वो गृह त्याग ही कर रहा है। अब चलिए हम लोग मुख्य तथ्य देख लेते हैं। संकटा सिंह ने इस पतली दुधिया को गाढ़ा बनाने के लिए कविता शैली में एक मंत्र सिखाया जिसे वे मेरे साथ गाते थे। यह मंत्र था, ताले का पानी पताले जो, शेर पर दुधिया मोरे आ गया जो। ये पंक्ति है, देख लीजिएगा आप लोग। ये मुख्य चीज़ें वो मैं बस बता दे। वैसे तो मैंने पूरा आप लोगों को सारांश ही बता दिया, लेकिन यहाँ पे फिर भी मुख्य बिंदु मैं बता दे रही हूँ। मैं जब तीसरी कक्षा में पढ़ रहा था, यानी सन 1957 में, तो दादी एक बार बीमार पड़ जाती है। बड़ा तेज बुखार था जिसे वह जरहंस की बीमारी कहते हैं। तो जरहंस की बीमारी दादी को होती है, जो कि बहुत तेज बुखार पड़ जाता है उन्हें। सोडरी गांव का सुनाई नामक दलित, जो कि सनाई नामक शिव नारायण पंथ वाले मुनेसर चाचा का चेला था। सनाई द्वारा इस वर्णन ने भी न सिर्फ मेरे अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति असीम लगाव पैदा किया, बल्कि डांगे के प्रति भक्ति भाव भी। ठीक है, तो भक्ति भाव भी और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति असीम लगाव उत्पन्न कराया, तो इसको भी याद रखिएगा। दौलताबाद के बाद वाला पश्चिमी गांव विश्वविख्यात बुद्ध कम्युनिस्ट विद्वान महापंडित राहुल संस्कृत्यायन का गांव कनैला था। तो इसको भी याद रखिएगा। राहुल संस्कृत्यायन का भी नाम इस पूरी आत्मकथा में देखने को मिलता है। राहुल संस्कृत्यायन के विषय में भी इसमें कहा गया है और गौतम बुद्ध के विषय में भी, तो ये सब याद रखिएगा। चमरिया माई कटीली झाड़ी वाले टीले पर थी। इस टीले को कोटिया माई का थान भी कहा जाता था। तो कोटिया माई का थान भी कहा जाता है।
तो आज मैं इतना ही रखती हूँ। मैं अगले दिन पार्ट 3 शुरू करूँगी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया क्लास। अब देखिए, इसको मैं कितना भी शॉर्ट करूँगी ना, तो शॉर्ट में कितना ही शॉर्ट करूँ, जब आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे, आप लोग जब आंसर सही नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम में, तो मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट करके क्या करूँगी। इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बस बता दे रही हूँ कि क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को भाग 2 बताई हूँ, मुर्दैया तथा स्कूली जीवन। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छी लगी हो, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं इसका एक एक करके कंप्लीट कर दूँगी। काफ़ी लंबा है और काफ़ी समझने वाला है, तो इसलिए मैं इसे अच्छे से पढ़ाना चाहती हूँ, और मैं इसे पढ़ा भी दूँगी अच्छे तरीके से। और इस पहले वाली अगर आप लोगों ने पार्ट नहीं देखी है तो उसे भी जाके ज़रूर देख लीजिए। उसमें मैंने पूरा पहले सारांश रूपेण बताया है, पात्र परिचय अच्छे से समझाया, सब कुछ बताया है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।